आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इस सेशन में हम बात करेंगे कि रामदेव जी को कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी। कोर्ट इतना नाराज क्यों था कि माफ़ी भी स्वीकार नहीं की गई। बाबा रामदेव जी ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है, किस कानून के तहत उनको दोषी पाया गया है। पतंजलि को, बालकृष्ण को और रामदेव को क्यों माफ़ीनामा कोर्ट में देना पड़ा। आखिर क्या पूरी कहानी है, कहाँ से शुरू होती है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सभी चीज़ें वन बाय वन करके हम समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। बात शुरू होती है 2022 में। तारीख है 23 अगस्त 2022। 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अप्रोच करता है, ये कहते हुए कि पतंजलि, बाबा रामदेव, बालकृष्ण लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो जो मॉडर्न साइंस की एलोपैथी है, जो एलोपैथिक तरीके से इलाज होता है इन लोगों का, उसको लेकर वो गलत प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट पिटिशन फाइल किया और रिट पिटिशन में ये रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि जो बाबा रामदेव कर रहे हैं, जो पतंजलि कर रही है, वो गलत है। वो जो भ्रम पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, ऐसा करने से उनको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और पतंजलि को ये डायरेक्शन दिया कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद पतंजलि और बाबा रामदेव ऐसा लगातार करते रहे और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को 2023 में 21 नवंबर 2023 में दोबारा पतंजलि को ये वार्निंग देनी पड़ी कि अगर आप ऐसा करना बंद नहीं करोगे तो आपके खिलाफ 1 करोड़ रुपए का कम से कम जुर्माना लगाएंगे हम, और आप अभी एफिडेविट फाइल करो कोर्ट में कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बाबा रामदेव अपना एफिडेविट फाइल नहीं करते हैं, सिर्फ बालकृष्ण जी अपना एफिडेविट फाइल करते हैं और कहते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे, और एक एक्सक्यूज देते हैं कि भाई जो मीडिया एजेंसी है पतंजलि को, उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में नहीं पता था, इसलिए जो है ये चीज़ें होती रही, ये एडवर्टीजमेंट चलता रहा और अब हम एफिडेविट देते हैं कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके बाद बेसिकली 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो एफिडेविट बालकृष्ण जी ने फाइल किया था, उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक थे। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पर्जरी का केस बनता है। प्रॉपर वर्ड पर्जरी यूज किया। पर्जरी क्या होता है समझो। पर्जरी बेसिकली होता है कि जब हम कोर्ट में गलत एविडेंस देते हैं, गलत गवाह लाते हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं, तो हम एक तरीके से एक क्राइम कमिट करते हैं, जिसको हम पर्जरी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो कोर्ट ने कहा कि आपने पर्जरी कमिट किया है, आपने कोर्ट की अवमानना की है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, नोटिस इशू कर दिया इन दोनों के खिलाफ और कहा कि आप लोग आकर इस पर रिप्लाई फाइल कीजिए अपना। इसके बाद कोर्ट ने 19 मार्च 2024 की डेट दे दी। 2024 में दोबारा रामदेव जी अपीयर नहीं होते हैं, सिर्फ बालकृष्ण जी आते हैं। तो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट खफा हो जाता है कि भाई ये क्या बात है, आपके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है, बट फिर भी आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब जो है इसके बाद 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोलता है कि आप लोग 2 अप्रैल 2024 को पर्सनली जो है कोर्ट में अपीयर होइए और फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर जो है 2 अप्रैल 2024 को सुनवाई होती है, जिसमें रामदेव भी कोर्ट में अपीयर हैं, बालकृष्ण भी कोर्ट में अपीयर हैं और फिर कोर्ट जो है गुस्सा हो गया है बहुत ज़्यादा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। 2022 से कोर्ट आपसे कहता जा रहा है कि आप लोग ऐसे भ्रामक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, आप लोग कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल कर रहे हैं वो गलत है, और आप यहाँ पर आकर माफ़ी मांग रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप जो ये माफ़ी मांग रहे हैं ना, ये इंटेंशनल नहीं लग रही है, आप मन से माफ़ी नहीं मांग रहे, ये सिर्फ जुबानी माफ़ी है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग दोबारा से एफिडेविट फाइल कीजिए। सो बेसिकली ये पूरी क्रोनोलॉजी थी जो आपको अभी तक समझ में आ रही होगी कि कब कब बेसिकली क्या क्या हुआ। लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ अभी बची हुई है समझने के लिए वो ये है कि आखिर किस कानून के तहत बाबा रामदेव को, पतंजलि को, बालकृष्ण को आरोपी बनाया गया है, आखिर किस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है। अब इसके बाद हम इसको भी समझेंगे। एक कानून है जो 1954 में पारित हुआ था, जिसका नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। इसी कानून के तहत बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ये जो कानून है वो बेसिकली बात करता है कि इस कानून के तहत कुछ ऐसी बीमारियां हैं
जिनके लिए अगर कोई दवाइयाँ बनती है तो आप उसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगे। आप कोई जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ आप जादू टोना, टोटके, जो आपकी काली विद्या है, इन सब चीज़ों का भी आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, जो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करता है। इन सभी सेक्शंस को हम डिटेल में अभी समझेंगे, जिसके बाद हमको पता चलेगा कि बाबा रामदेव या पतंजलि जो है, किस धारा के तहत आरोपी हैं या किस धारा के तहत इनको दोषी पाया गया है। चलिए सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 बेसिकली कुछ बीमारियों के बारे में बताता है और कहता है कि अगर इन बीमारियों के लिए कोई दवा अगर बनी है, कोई कंपनी अगर दवा बनाती है तो वो उसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेगी। बेसिकली जो सेक्शन 3 है वो 4 सब सेक्शंस में डिवाइड है और हर एक सब सेक्शन में एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात की गई है और उस बीमारी के लिए जो भी दवाई कोई कंपनी बनाएगी, उस दवाई का एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगा। जैसे कि सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 कहता है कि महिलाओं में गर्भपात के लिए या गर्भधारण करने के लिए अगर कोई दवाई बनती है, तो उसका एडवर्टाइज़मेंट कंपनी नहीं कर सकती है। इसी तरह से सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी कोई ऐसी दवा बनाती है जो सेक्सुअल प्लेज़र को बढ़ाती है, तो उसका भी एडवर्टाइज़मेंट कंपनी नहीं कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 3 है, वो कहता है कि जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब जो पीरियड्स होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए अगर कोई दवाई बनती है, तो भी उसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो सकता है। आपने नॉर्मली देखा होगा या सुना होगा कि महिलाओं में कभी-कभी मेंस्ट्रुअल जो उनकी साइकिल होती है, जो उनकी पीरियड्स आने की डेट्स होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। अगर उसको करेक्ट करने के लिए भी कोई कंपनी दवाई बना रही है, तो उसका एडवर्टाइज़मेंट वो नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जो सबसेक्शन 4 है, उसमें एक पूरा का पूरा एक लिस्ट है। 54 तरह की बीमारियां हैं उसमें, अगर उससे रिलेटेड कोई दवाई बनती है तो भी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। ये है सेक्शन 3 इस एक्ट का। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 बेसिकली कहता है कि कोई भी दवाई अगर बनी हुई है तो उसका मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। मतलब कि उस दवाई का क्या पर्पज़ है, उसको बढ़ाकर, घटाकर, उसको किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। ये बोलता है सेक्शन 4 इस एक्ट का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 बात करता है मैजिकल रेमेडीज़ के बारे में। आपने सुना होगा जादू, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक, कि हम इन सब चीज़ों से जो है ठीक करते हैं लोगों को। तो आप इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसी अगर उपचार कर रहे हैं, किसी भी बीमारी को अगर आप ठीक कर रहे हैं जादू टोना टोटका से, तो आप इस तरह की एक्टिविटी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये बताता है सेक्शन 5। तो ये 3 जो सेक्शंस हैं इस एक्ट के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें आपको जो है मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। पहली बार अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो 6 महीने की सज़ा है और अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में जो 54 तरह की बीमारियाँ हैं, जो पूरी लिस्ट है, उसमें जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, मोटापा हो गया और बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है बाबा रामदेव ने दवाइयाँ बनाई थी और उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे और साथ ही साथ वो एलोपैथी के बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहे थे। तो इस तरह से जब बेसिकली उन्होंने ऐसा किया तो उनके अगेंस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन लेकर कि भाई उनको ऐसा करने से रोका जाए और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। सो आई होप आपको बेसिकली ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अभी तक क्या क्या हुआ है इस केस में और किस कानून के तहत बाबा रामदेव और पतंजलि दोषी पाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।